दोस्तों, आज की कहानी है जब ससुराल से तंग आकर आजादी के लिए भागी घर की बहू। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पापा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्लीज आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है मुरेंद्र में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलिहान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं, हमारी टक्कर के लोग हैं। उसके पिता ने गुस्से में कहा, पर पापा आप भी जानते हैं मुनेंद्र 5वीं फेल है जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल? रंजू ने अपनी बात रखी। रंजू, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है जब लड़का इतना कमा खा रहा है? वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से है, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे। हम तेरे माँ बाप है, कोई दुश्मन तो है नहीं। माँ ने सख्त आवाज में उसे समझाने की कोशिश की। पर माँ, आप जानते हो ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। मैं आगे बीएड कर टीचर बनना चाहती हूँ। बाहर निकलकर काम करना है, रुपए कमाने हैं मुझे। रंजू गिड़गिड़ाई। बहुत हो गई पढ़ाई। जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख, अब तू चेत जा। लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल, ज्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया। हार कर रंजू को शादी की सहमति देनी पड़ी। मुनेंद्र के साथ 7 फेरे लेकर वह उसके घर आ गई। रंजू का मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। उसके पिता गांव के बड़े किसान थे। अब उसे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में ये लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने का है और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। सप्ताह के 7 में से 4 दिन उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वह किसी न किसी देवता के नाम पर व्रत रखे। व्रत नहीं तो कम से कम नियम से चले, रीत रिवाजों का पालन करे। रंजू को अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख देना पड़ा। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। उसका काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सेक्स सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बना बना कर खिलाना मात्र था। उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह गुजरता जा रहा था। बहुत बुझे मन से रंजू अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब रंजू ने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए शकफुले शुरू हो गए। सास कभी उसे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोकटे करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले उसे टॉर्चर करते रहे। रंजू समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वास परिवार के साथ कैसे निभाए। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे उसने फेसबुक पर एक लड़के अभय से दोस्ती कर ली। अभय पढ़ा लिखा था और उसी की उम्र का था। दोनों बैचमेंट थे। उसके साथ रंजू हर तरह की बातें करने लगी। अभय रंजू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, उसे नई नई बातें बताता। दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर अभय जानता था कि रंजू विवाहित है, जो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने रंजू को बताया कि वह सिंगापुर अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहां जॉब भी मिल जाएगी। इस पर रंजू के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी।
उसे लगा जैसे वह इन सारे झमेलों से दूर किसी और दुनिया में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसने अभय से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ सिंगापुर चल सकती हूँ? पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? अभय ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं। मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। रंजू ने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अभय को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो ठीक है, मगर सिंगापुर जाना इतना आसान नहीं। पहले तुम्हें पासपोर्ट, वीजा वगैरह तैयार करवाना पड़ेगा। उसमें काफी समय लग जाता है। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यह काम जल्दी कराने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सारे कागजात और पैसे लेकर आना पड़ेगा। कुछ औपचारिकता है, उन्हें पूरी करनी होगी। अभय ने समझाया। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वहां पहुंच जाऊंगी। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले आऊंगी। तुम मुझे बता दो कब और कहां आना है। अगले ही दिन रंजू कॉलेज में सर्टिफिकेट जमा करने और सहेली के घर जाने के बहाने घर से निकली और अभय के पास पहुंच गई। दोनों ने फटाफट सारे काम किए और रंजू वापस लौट आई। घर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। इस बीच रंजू चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब उसे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। अभय ने उसे व्हाट्सएप पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 7 बजे की फ्लाइट थी। उसे 2 से 3 घंटे पहले ही निकलना था। उसने अभय को फोन कर दिया था। अभय ठीक 3 बजे गाड़ी लेकर उसके घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर रंजू बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और अभय के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर उसे एहसास हुआ जैसे आज उसके सपनों का पंख लग गया है। आज से उसकी जिंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसका हक होगा। वह छूट रही इस दुनिया में कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में अभय जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि रंजू अंदर से काफी डरी हुई थी। अभय ने अपनी जेब से कई सारे चुंगम निकालकर उसे देते हुए पूछा, तुम्हें चुंगम पसंद है? रंजू ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी से छिपकर ढेर सारी चुंगम खरीद लाती थी, पर अब भूल जाओ। सिंगापुर में चुंगम नहीं खा पाओगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ चुंगम खाना बैन है। सफाई को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर सरकार ने साल 1992 में चुंगम बैन कर दिया था। अभय के मुंह से यह बात सुनकर रंजू को हंसी आ गई। चेहरा बनाते हुए बोली, हाय, यह वियोग मैं कैसे सहूंगी, जैसे मैं सहता हूँ। कहते हुए अभय भी हंस पड़ा। वैसे वहाँ की और क्या खासियत है? रंजू ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ की रातें लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस होती है, जैसे रोशनी में नहा रही हो। सिंगापुर में सड़कों और अन्य स्थलों पर लगे पेड़ों की खास देखभाल की जाती है और उन्हें एक विशेष आकार दिया जाता है। यह बात इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ग्रेट, पर तुम्हें इतना सब कैसे पता? पहले आ चुके हो लगता है। हाँ, आंटी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। सिंगापुर पहुंचकर अभय ने उसे अपनी आंटी से मिलवाया। 2 से 3 दिन दोनों आंटी के पास ही रुके। आंटी ने रंजू को सिंगापुर की लाइफ और वर्कर कल्चर के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा, वैसे तो तेरी जितनी शिक्षा है वह कहीं भी गुजर बसर करने के लिए काफी है, पर याद रख तू फिलहाल सिंगापुर में है और वह डिग्री भारत की है, जिसका यहाँ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तेरे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है हाउस होल्ड वर्कर का। सिंगापुर में घर संभालने के लिए काफी अच्छी सैलरी मिलती है।
वैसे कपल्स जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, उन्हें पीछे से बच्चों और बुजुर्गों को संभालने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। यह काम तो आसानी से कर सकेगी, बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती है। रंजू को यह आइडिया पसंद आया। उसने आंटी की ही एक जान पहचान वाली के यहाँ बच्चे को संभालने का काम शुरू किया। दिन भर पति पत्नी ऑफिस चले जाते थे। पीछे से वह बेबी को संभालने के साथ घर के काम करती। इसके लिए उसे भारतीय रुपए में 20,000 मिल रहे थे। खाना पीना भी घर में ही था। ऐसे में वह सैलरी का ज्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे उसके पास काफी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी बहुत करते थे। बच्चों का ख्याल रखते रखते वह उनसे गहराई से जुड़ती चली गई। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी और उस जिंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। अभय जैसे सच्चे दोस्त के साथ साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया था। अपनी मालकिन सीमा की सलाह पर रंजू ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइनिंग कर लिया, ताकि उसे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। वह अब सिंगापुर और यहाँ के लोगों से भी काफी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन उसे पसंद आने लगी थी। यहाँ का साफ सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता। अभय से भी उसकी दोस्ती काफी खूबसूरत मोड़ पर थी। अभय को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह रंजू को आसपास घुमाने भी ले जाता। वह रंजू की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी रंजू को लगता जैसे वह अभय से प्यार करने लगी है। अभय की आंखों में भी उसे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में अभय उससे मिलने आया। उसने घबराए हुए सुर में रंजू को बताया, रंजू, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमका कर सच उससे उगलवा लिया कि हम सिंगापुर में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग कर आई हो। सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वे यहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन उनके लिए सिंगापुर आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वे यहाँ आ भी जाते हैं तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में अभय ने पूछा। ऐसा करो रंजू, तुम मलेशिया निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र काफी हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम बेबी संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाएं, तो वापस आ जाना। अभय तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा। सीमा ने समाधान सुलझाया। रंजू ने अभय की तरफ देखा। अभय ने हामी भरते हुए कहा, डोंट वेरी रंजू, मैं तुम्हें सुरक्षित मलेशिया तक पहुंचाऊंगा, मगर वीजा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिपकर रहना होगा। हाँ अभय, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ ले और फिर से उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू अभय। ओके, तुम डरो नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ, कहकर अभय चला गया और रंजू से जाता देखती रही। फिर वह सीमा के गले लग गई। सीमा बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन रंजू कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे भाई के साथ अपना पति मुनेंद्र भी नजर आ गया। रंजू वहीं ठहर गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले।
उसका पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में सिंगापुर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात सीमा और अभय को बताई। जाहिर था कि अब रंजू का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक अभय ने रंजू की वीजा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही उसके जाने का प्रबंध कर दिया गया। अपना सामान पैक करते समय रंजू सीमा के गले लगकर देर तक रोती रही। बच्चे भी रंजू को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी परी ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। रंजू का दिल भर आया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अभय के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी वही सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजानों के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज्यादा प्यार मिला। यही नहीं, अभय जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ ना होते हुए भी उसके लिए इतनी भाग दौड़ करता रहता है, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश अभय हमेशा के लिए उसका बन जाता। इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदमों को हौसला और संबल देता। रंजू ने इन्हीं भाव के साथ अभय की तरफ देखा। अभय की नजरों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। अभय ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना रंजू। देखो, तुम भी बच के रहना, कहीं मैं तुम्हें देख ना ले। रंजू ने भी चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। मैं दिन में वैसे भी घर में ही रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वे मुझे खोजते हुए घर तक आ भी गए तो मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ आई जरूर थी, मगर अब कहाँ हो यह खबर नहीं है। तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। मलेशिया की फ्लाइट में बैठी हुई रंजू का दिल अभी भी अभय को याद कर रहा था। शायद वह अभय से दूर जाना नहीं चाहती थी। वह एक नए सफर की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी।